हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। 15 अगस्त भी आप लोग मना चुके, रक्षाबंधन भी मना चुके और सब लोगों को गिफ्ट भी मिल चुका है। अच्छा लड्डू भी खा चुके हैं आज 15 अगस्त का। और ये आपकी अगली क्लास 16 अगस्त के लिए है। मतलब 16 अगस्त से आपको क्लास मिलेगी, अच्छे से टाइम से मिलेंगी, उसमें नो डाउट है। आप लोग कैसे हैं मैसेज कर दिया करिए कभी कभी, और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं कभी कभी बता दिया करिए कि मैं यहाँ से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञानदायिनी में एक बार फिर से। तो आगे बात करते हैं, भूगोल की अगली क्लास होगी। और इसमें जैसा कि मैंने अभी तक आप सबको बताया है कि पठार तक मैंने बता दिया, प्रायद्वीपीय पठार तक मैंने बता दिया था। उसके आगे का अब तटीय मैदान बचे थे। यह तट कितने तट पे, मतलब हमारा भारत क्यों इसे तट कहा जाता है और एक तट कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, इसके विषय में मैं बात करूँगी आगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। एक बार मैं देख लेती हूँ वीडियो अच्छे से चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हम लोग आज बात करते हैं तटीय भाग की। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, मैंने पहले ही मेंशन करके रखा हुआ है और आप लोगों को बोर्ड में दिख भी रहा है तटीय भाग। मैंने सबसे पहली जो मेरी भूगोल की क्लास थी, मैंने उसमें बताया था कि मैं 4 विषयों पर बात करूंगी। सबसे पहले तो उसमें मैंने बता दिया था, पहले विस्तार, कहाँ कहाँ से भारत का विस्तार हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें मैंने डिटेल में बता दी। फिर मैंने वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की बात की थी, प्रायद्वीपीय पठार भी हो गए। और अभी उसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, जैसे मेघालय का पठार के विषय में कौन कौन से और पार्ट होंगे, तो वो मैं इसलिए छोड़ रखी हूँ ताकि जब मैं मैपिंग जैसे किसी दिन संडे में लंबी क्लास लूँगी तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं। जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, उनको मैंने अभी इसलिए छोड़ रखा है। कल का संडे तो गुजर गया, तो मैंने यही सोचा कि जो भी आने वाला संडे होगा या जब भी संडे को समय लगेगा, मैं आपकी एक लंबी क्लास लूँगी, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें छुटी हुई हैं, जो मैंने खुद छोड़ रखा है, उनको मैं कवर कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विस्तार की बात कर ली, यहाँ पर मैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर ली, दर्रों की बात, तट और द्वीप बचे थे, तो मैं आज वही तट लेकर आई हूँ कि आपको तट वाला वीडियो भी मिल जाए, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मेरा भारत, जो ये मेरा भारत है, इसे तट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्योंकि जहाँ 3 तरफ पानी से घिरा हो, वहाँ पर प्रायद्वीपीय मतलब शब्द दिया जाता है। द्वीप जहाँ पर 2 तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसकी बात आगे करते हैं। और आप सभी बस अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखिएगा। चलिए तो देखते हैं अगली क्लास। तो जैसे यहाँ भारत की तट रेखा, भारत की कुल कितनी तट रेखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा था तो इस वजह से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर भारत की जो तट रेखा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ तट रेखा, जो कुल है, ये कुल तट रेखा है। तो कुल तट रेखा कितनी है, कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये आप एग्जैक्ट यही 7516.6 किलोमीटर, एग्जैक्ट यही याद करिए। क्या याद करेंगे, 7516 किलोमीटर, 0.6। ये 0.6 इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आजकल पीसीएस वगैरह में जो बड़ी परीक्षाएं, जैसे स्टेट लेवल की परीक्षाएं, तो उसमें ये पॉइंट मेंशन करके पूछा जाता है कि पॉइंट कितना है। क्योंकि बच्चे 7516 किलोमीटर तो सब लोग मोटा मोटा याद कर लेते हैं, लेकिन वो 0.6 जो होता है उसको लोग छोड़ देते हैं कि कॉमन सेंस से लगा लेंगे या ऑप्शन देखेंगे तो लगा लेंगे। तो इसलिए आप इसे जरूर याद करिए। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसे आप स्टार बनाकर बिल्कुल लिख लीजिए कि ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे अगला आपको दिख रहा है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, जिसमें मुख्य भूमि से कुल, मतलब ये दूर है, कितने दूर है, तो 2094 किलोमीटर, 2094 किलोमीटर ये द्वीप वगैरह के हैं। मतलब मुख्य जो तट सीमा है, जैसे ये है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ से गुजरात से शुरू हुआ और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक जाता है। क्योंकि हमारे कितने राज्य तट सीमा से लगते हैं, तो मैंने बताया भी था आपको, उस समय भी बताया था मोटा मोटा कि 9 राज्य लगते हैं। तो 9 राज्य आप यहाँ से क्रम से याद कर सकते हैं, मैंने लिखा भी है, देखिए। तो जैसे तटीय विस्तार है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था आपको कि पूर्व बंगाल की खाड़ी, जैसे
पहले मैं खुद भूल जाती थी कैसे इनको याद करूं कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, कैसे याद करें, कंफ्यूजन हुआ करता था। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि इधर पश्चिम बंगाल, आप पश्चिम बंगाल से जैसे अब आपको भारत का मैप आ रहा है कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि पूर्व में पश्चिम बंगाल है, इधर उत्तर पूर्व के देश राज्यों में आता है पश्चिम बंगाल। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इधर बांग्लादेश पड़ता है तो आप उसे याद कर लीजिएगा। जिधर ये बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल है उधर ही बंगाल की खाड़ी है। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो नए बच्चे होते हैं उन्हें इन चीज़ों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, किधर अरब सागर है, किधर पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी है, किधर हिंद महासागर होगा। तो ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो दक्षिण में जो हिंद महासागर है, कुछ लोग इसकी मतलब पहले की व्याख्या करते हैं या मतलब चर्चा करते हैं कि ये पहले भारत का है। आज भी हिस्सा माना जाता है कि हिंद नाम भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर पड़ा था। पर ये हो सकता है कहने की बातें हों या हो सकता है हकीकत हो, इसकी कहानी है आप और हम बहुत कम ही लोग जान रहे हैं। तो इसे भारत का बोला जाता है कि हिंद महासागर किसका है या हिंद किसका है, तो भारत का माना जाता है। ठीक है, तो ये आप ये 3 पॉइंट जो नए बच्चे हैं उन्हें तो बिल्कुल ये याद कर लेना चाहिए कि हमारा जो 3 तरफ से, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी और प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, तो वो 3 जल कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी का जल है, अरब सागर का जल है और हिंद महासागर का जल है। ठीक है, तो ये 3 तरफ से घिर जाता है। फिर इसके बाद बात आती है कि जिसमें मुख्य भूमि से लगे कुल तट सीमा कितनी है, तो मुख्य भूमि से मतलब जैसे आपका यहाँ से गुजरात से शुरू होता है और यहाँ वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल तक जाता है, तो ये मुख्य भूमि ये केवल जो भारत से तट सीमा से लग कर जाती है, ये मुख्य भूमि कितनी है, तो वैसे तो मोटा मोटा 6100 माना जाता है। 6100 किलोमीटर कितना माना जाता है, 6100 किलोमीटर। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य भूमि द्वीप की है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप की है, लक्षद्वीप की है, दादरा नागर हवेली की है, दमन द्वीप की, इन सबकी भी मानी जाती है, तब 6100 आती है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और अगर केवल राज्यों वाली मानी जाती है, क्योंकि ये कौन से है, केंद्र शासित प्रदेश है, और अगर राज्यों वाली सिर्फ अगर लेकर आप चलेंगे तो कितना आता है, 5422.6 किलोमीटर। कितना आता है, 5422.6 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। ये पॉइंट क्यों याद करना है, क्योंकि अब लोग केवल 6100 याद करते हैं, तो अब 6100 इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। ये तो सबको बच्चे को याद होता है, जो तैयारी करने आते हैं भूगोल यहीं से शुरू होता है, तो भूगोल का यही पार्ट याद करते हैं कि कितनी तट सीमा है, कितनी कुल सीमा है, कितनी तटों से दूर की सीमा है। तो 2000 जैसे 96 वहाँ याद कर लिया, 6100 ये याद कर लिया। लेकिन अब पॉइंट ये बनता है कि 5422.6 या 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, कभी कभी पीसीएस आरओ, ये वाला तो कुल वाला तो पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने ये 2094 किलोमीटर वाला बताया, कहीं कहीं 96 भी दिया है, इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मुझे 96 भी याद है, 94 भी याद है, लेकिन आप 94 भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपके ऑप्शन में 96 और 94 आए तो फिर आप 96 ही मारिए, अगर 94 आ रहा तो आप 94 मारिए। ठीक है, फिर आता है ये विस्तार, ये भारत की तटीय सीमा, जो तट सीमा है, तो कितने राज्यों में इनका विस्तार है, तो मैंने पहले ही बताया 9 राज्यों में है। तो पहला राज्य आपका गुजरात हो जाता है, यहाँ से आप ऐसे गुजरात हो जाता है, ये गुजरात हो गया, यहाँ पर आएंगे तो महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आएंगे तो गोवा हो गया, फिर यहाँ पर कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल। ठीक है, तो कितने राज्य इधर के हुए, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो 5 राज्य हो गया। ठीक है, कितने हो गए, तो यहाँ पर 5 राज्य इधर हो गए। फिर इधर आता है तमिलनाडु आता है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु के ऊपर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, और 4 इधर। तो 5 राज्य पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर आते हैं और 4 राज्य आपके पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर आते हैं। ठीक है, ये आपको 9 के 9 याद करने हैं, ये 9 आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब प्रश्न मतलब इस तरह के नहीं पूछेंगे कि आप 9 राज्यों के हमारी तट सीमा कितने राज्यों से लगती है, 9 राज्य, 8 राज्य, 7 राज्य। हो सकता है कि वनडे लेवल के एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज़ें, हर छोटी छोटी चीज़ें सबको पता ही हो, तो हो सकता है पूछ ले। लेकिन अब जो राज्य पूछने लग गए हैं तो इधर वाले पूर्व वाले, क्योंकि इनमें लोगों को इन तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक में कन्फ्यूजन होता है, तो इनमें कौन से राज्य हैं, तो ये तमिलनाडु से आप ये याद कर सकते हैं। तमिलनाडु के बाद कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल। अब ये 4 ऑप्शन दे के ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात हो जाती है कि कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह आप देख सकते हैं कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या आएगा,
जैसे आपको ऑप्शन दे दिया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ हो सकता है आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना दे दे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बात कि आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना राज्य बना तो ये भी तट सीमा, समुद्र की तट सीमा बना रहा होगा या तट सीमा से लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है, वो तो बिल्कुल अंदर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश जैसे यहाँ पर है और वो तेलंगाना यहाँ पर है, ठीक है, तो वो सीमा बिल्कुल नहीं बनाता है। ये इस बात के लिए कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये 9 राज्य हो गए। अब आती है बात कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। तो केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं? 4 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला क्या आता है? दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली। फिर आता है आपका लक्षद्वीप, फिर आता है पांडिचेरी, फिर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो आप इनमें 2 याद कर लीजिए। 2 कौन से? कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो आप बता सकते हैं पांडिचेरी की है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि राज्यों में तो नहीं बताएं, तो राज्यों में सबसे लंबी गुजरात की, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है। सर्वाधिक लंबी तट सीमा किसकी है? गुजरात की। और सबसे छोटी तट सीमा पांडिचेरी की। ये आपकी केंद्र शासित प्रदेश की हो जाती है। और राज्यों में किसकी है? तो गोवा की है, ठीक है, गोवा की कितनी है? 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर गोवा की है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कितनी है? तो 1962 किलोमीटर की है, ठीक है। ये वाला पूछा जाता है कि कितने किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैला हुआ है, तो 1962 किलोमीटर में, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इधर की, जो मैंने थोड़ा सा बना रखा है। तो पहले आपको मैं बता दूं, ये जो तट है, जो पश्चिम का तट है, तो कैसे कैसे किन किन भागों में बटा हुआ है, तो देख लेते हैं ये तट कैसे बटा हुआ है। तो गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान जो है, तो कहाँ? ये जो गुजरात, यहाँ से जैसे गुजरात शुरू हुआ, मान लीजिए कि ये गुजरात शुरू हुआ आपका, ठीक है, ये गुजरात शुरू हुआ, तो गुजरात के काठियावाड़ से काठियावाड़ तटीय मैदान तक, ठीक है। ये गुजरात एवं दादर नागर हवेली तथा दमन एवं द्वीप तटीय भागों में विस्तृत है। तो दमन एवं द्वीप कहाँ है? तो यहाँ पर दमन एवं द्वीप है। इसी जगह क्या है आपका? दादर नागर हवेली है। तो दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप दोनों अब एक बन गए, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। पहले ये अलग अलग थे, परंतु अभी 2019 के बाद ये एक बन गए हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक फैला है? तो यहाँ तक फैला है। फिर इसके बाद आता है पश्चिमी तट मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर। पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि पश्चिम में अरब सागर है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका आगे चल के बहुत प्रयोग है, बहुत मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अभी नदियाँ गिरेंगी। कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए मैं इन पर फोकस दे रही हूँ कि अभी जब आगे नदियाँ पढ़ाएंगे तो इनको बार बार बताना ना पड़े, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता रहे कि क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट को आप लोग और भी कुछ कहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए क्या कहा जाता है। वैसे सौहार्द्र कहा जाता है, सौहार्द्र, ठीक है, पश्चिमी घाट को। तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर में एक संकीर्ण मैदान है, जहाँ वो काफी उपजाऊ भी माना जाता है। अब फिर उसके बाद क्या आता है? पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। तो तट कितने भागों में बटा है? तो 3 भागों में बटा है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं इधर बात करते हैं आपसे। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, मैंने भारत का मैप बना रखा है। इधर आप देखिए, तो ये गुजरात है। तो ये जो पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तटीय मैदान है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो अब ये 4 भाग जो है, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये आप पूछे आप क्या पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है ही। तो आप यहाँ से गुजरात से शुरू करिए, गुजरात, फिर दमन। गुजरात और दमन के बीच में जो मैदान पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? काठियावाड़ मैदान या काठियावाड़ तट बोलते हैं, ठीक है। फिर दमन से गोवा तक जब आप आएंगे, दमन से गोवा तक आएंगे तो क्या बोलेंगे? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। और कोंकण, गोवा से कर्नाटक के मध्य आएंगे तो क्या बोलेंगे आप? केनरा तट, या इसको कनारा तट भी कहते हैं। दोनों, केनरा तट या कनारा तट, आप दोनों बोल सकते हैं इसको। और फिर कर्नाटक से केरल तक के बीच में आएंगे तो क्या बोलेंगे? मालाबार तट। अब आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, मालाबार तट आया तो मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ कि हमारे भारत में जो मानसून आता है वो किस तट से आता है? मालाबार तट से आता है या कोरोमंडल तट से आता है, ठीक है।
और ये जो इधर मतलब जो अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं इधर, जैसे मैंने बताया था नर्मदा, दामोदर, ताप्ती, कहाँ गिरती हैं आपकी? अरब सागर में गिरती है। तो ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। यह ज्वारन, आपको मैंने बताया रिफ्ट घाटी या ज्वारन नमूद बनाती हैं, ठीक है। तो वही बात हुई, रिफ्ट घाटी या एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अब आते हैं आपको पश्चिमी पूर्वी भाग में। तो पूर्वी भाग में क्या क्या है? तो आप देखिए इधर पूर्वी भाग में क्या है, तो कन्याकुमारी आपका कहाँ है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो कन्याकुमारी से लेकर, या आप ऐसे बोल सकते हैं तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को क्या बोलते हैं? इनके बीच के तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। और यहाँ पर ही केप कमोरिन है। केप कमोरिन कहाँ है? कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि केप कमोरिन कहाँ पर स्थित है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं और नीचे है, अंडमान निकोबार या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नहीं, ये कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है। इसे ये केप कमोरिन, जब भारत की खोज हुई थी तो यहीं के राजा सपोर्ट किए थे, ठीक है। और फिर आता है आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। और इसी को उत्तरी सरकार बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही है, उत्तरी सरकार को कौन सा मतलब कहाँ से तट शुरू होता है, चाहे आप ऊपर से ले वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश तक का, या आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल के बीच के तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। यहीं पर आपका पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा पड़ता है, आप उड़ीसा जान रहे हैं कहाँ पर पड़ेगा। तो ये जैसे उड़ीसा है, तो उड़ीसा को क्या बोलते हैं? उत्कल मैदान। उत्कल मैदान, ठीक है। ये उत्कल मैदान या उत्कल तट बोलते हैं। और यहाँ पर पारादीप भी पड़ता है आपका। क्या पड़ता है? पारादीप पड़ता है। और वेस्ट बंगाल में क्या पड़ता है? हल्दिया पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महानदी जो है ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये कहाँ गिरती हैं? तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ये कहाँ पर गिरती हैं? तो ये सब आपकी कहाँ पर गिरती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। ये सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, फिर मैं आगे का पोर्शन आपको बताती हूँ। एक सेकंड समय दीजिए। ये सारी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है कि अरब सागर और कितने तट हैं और कहाँ कहाँ पर फैला है। यहीं से प्रश्न अक्सर पूछे आते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप लोग ये मत सोचिए अरे ये बहुत सरल प्रश्न है। अभी आप लेखपाल का भी एग्जाम देखे होंगे, जितने लोग दिए होंगे उनको पता होगा क्या क्या पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने क्या कहते हैं पॉलिटी पढ़ाई थी, कुछ मैंने लेक्चर पहले लिए थे, उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के फंसे थे, 4। और मैंने तो पूरा पढ़ाया भी नहीं था पॉलिटी, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद ज्योग्राफी, कुछ लोगों ने कहा ज्योग्राफी पहले आप पढ़ाए उसके बाद पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा तो अच्छा भी है लेकिन कुछ लेंदी भी हो जाता है बीच में। तो इस वजह से वहाँ लोग बोले कि आप पहले पॉलिटी पढ़ाइए, अरे ज्योग्राफी पढ़ाइए, पॉलिटी आप बाद में पढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है आप पॉलिटी शुरू करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या बताएंगे हम? इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद आप शुरू करिए, आपका क्या होगा? भारत का पूर्वी तट। तो मैंने बता दिया कि महानदी से कहाँ तक, महानदी जैसे ये आप मान लीजिए ये आप भारत का मैप है, ठीक है। ये तो महानदी कहाँ है? ये महानदी है, यहाँ से महानदी गिरती है। क्या गिरती है? महानदी कहाँ गिरती है? अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। महानदी से कहाँ तक जाता है आपका? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ है? ये यहाँ नीचे, और महानदी सबसे ऊपर है और कृष्णा नदी नीचे, कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इनके बीच को क्या कहते हैं? मैदानी भाग कहते हैं। इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? मैदानी भाग कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का हम बताते हैं, और अभी ये बटे हुए हैं। अब आपको मैं बंदरगाह बताती हूँ कि पश्चिम में कितने बंदरगाह और कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं उनकी बात करती हूँ। 2-4 पश्चिम में है और 2 ही 3 पूरब में है। बंदरगाह आप बस इतने ही पढ़िएगा जितने मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आप पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह मैं बता रही हूँ और लगभग यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आपको जैसे कोई चीज़ छूट रही है, क्योंकि मैं खुद ये बात जान रही हूँ कि मैं उस लेवल का बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं आपको घिसा पीटा पढ़ाऊँ और वही पढ़ाती रहूँ। बस मैं उतना ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ रिवीजन कर रही हूँ। किस लिए? RO के लिए। अब इतना समय तो रह नहीं गया कि मैं आपको एक एक थ्योरी बताऊँ, फिर उसको लिखवाऊँ,
फिर उसके आगे की बात करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बस आपको रिवीजन के तौर पर मैंने आपको बुक भी बताई थी कौन कौन सी आप ज्योग्राफी की बुक ले सकते हैं। आप उन बुक को पढ़िए आराम से डिटेल, और ये नहीं कि आप उनको बस एक तरफ से पढ़िए, पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ये बात की बात। छोड़ना अगर जिसको आने लगा तो वो पढ़ने के लिए बिल्कुल कोई उसको रोक ही नहीं सकता कि कैसे उसको पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, उसको खुद ये समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ना कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि मैं छोड़ूं क्या और पढ़ूं क्या? तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैक ईयर सॉल्व करना होगा। जितने भी बैक ईयर मतलब पीछे के पेपर, बैक मीन्स पेपर होता है, बैक मीन्स पीछे और पेपर, बैक ईयर का मतलब पीछे के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको, जैसे ज्योग्राफी आपको मैं बता रही हूँ तो ज्योग्राफी की आप या तो पुनरावलोकन ले लीजिए या और भी आप कोई भी बुक ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि पुनरावलोकन मैं बता रही हूँ तो वही लो ना, मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ कि पुनरावलोकन के लिए आपको क्या पैसा मिला, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ क्योंकि वो मतलब उसमें जितने भी शब्द दिए जाते हैं एकदम ऑथेंटिक माने जाते हैं, सही माने। कुछ चीज़ें तो अक्सर हर जगह इंसान को गलत मिल जाएंगी, आप में भी कुछ होगा, कुछ हम में भी होगा, कुछ उनमें कुछ इनमें, सब में होता है कुछ ना कुछ गलतियाँ। तो हर बुक में थोड़ी ना थोड़ी त्रुटियाँ मिल जाएंगी, लेकिन 90 से 95% वो बुक सही है, इसलिए आपको पुनरावलोकन बताई जाती है कि पुनरावलोकन। तो आप वहाँ से बैक ईयर सॉल्व करिए। जब आप बैक ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पढ़नी चाहिए, तो उस पर आप फोकस देंगे कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बार बार पूछी गई है, प्रश्न कितनी बार वो घुमा कर पूछा गया वही प्रश्न, तब आपको ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना मोस्ट। तो वो क्या करिए, वो टॉपिक वहाँ से उठाइए और कहीं जहाँ भी आप नोट करते हैं कि ये चीज़ें हमको पेपर समय में याद करना है या एक नज़र देखना है, तो वहाँ पर वो टॉपिक उठाकर बस वहाँ पर लिख लीजिए। वो टॉपिक के विषय में आप लिखें या ना लिखें ये मायने नहीं रखता, बस वो टॉपिक उठाकर वहाँ पर लिख लीजिए। और जब पेपर हो तो आप जरूरी है, जैसे आप कोई आप डायरी बनाए, मान लीजिए डायरी है आपकी और ये आपकी डायरी हो गई। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कैसे आपको पता कि ये छोड़ना है तुम्हें, डायरी है और आप यहाँ डाल दीजिएगा कि पॉलिटी है। मैं आज पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी में क्या पढ़ी, प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना पढ़ी। तो प्रस्तावना में जब आप पढ़ोगे प्रस्तावना तो आपको लगेगा न्याय भी पूछा गया है यार, न्याय भी कितने प्रकार के न्याय होते हैं, कितने प्रकार के अवसर होते हैं, कितने प्रकार की समानताएं होती हैं, ये सब कुछ पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप बैक ईयर सॉल्व करेंगे तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे कि न्याय कितने प्रकार के हैं, ये मतलब हर चीज़ पूछी जाएगी कि न्याय कितने प्रकार के हैं, समानता कितने प्रकार की दी गई हैं। तो जब आप ये बात जानेंगे तो आप वहाँ नोट कर लीजिए कि प्रस्तावना, बस इतना नोट करके छोड़ दीजिएगा और इसके आगे आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, या आप बोल सकते इसमें आगे आप मेंशन करते हैं एग्जाम टाइम, ठीक, क्योंकि आप तो अभी पढ़ चुके ना, 2 से 3 से 4 बार जितनी भी बार पढ़ना आप अभी पढ़ लिए। अब इसके आगे लिख लीजिए कि एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम मतलब रिवीजन करना है, मतलब एग्जाम के 1 महीने 15 दिन पहले लोग रिवीजन करते ना, तब नया कुछ नहीं पढ़ा जाता 1 महीने लगभग पहले। तो आप क्या करना, वो अपनी डायरी निकालिए। अब इसके आगे जब आप प्रस्तावना पढ़ लिए, अब अगला घंटा आपका क्या आता है, मान लीजिएगा हिस्ट्री आप पढ़ें तो हिस्ट्री में कोई भी आप हो सकता है प्राचीन इतिहास पढ़े हों, एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हों, तो अब आप एंशियंट हिस्ट्री में जैसे पढ़ें कि बुद्ध काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आप बुद्ध पढ़ रहे हैं तो बुद्ध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप वहाँ जान रहे हैं क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लिख लीजिए बुद्ध। और अगर इसके आगे आपको टॉपिक पता है कि ये तो टॉपिक हो गया, अगर इसके आगे का आपको पता है कि बुद्ध में क्या क्या बार बार पूछा जा रहा है तो आप उनको भी यहाँ मेंशन कर लीजिए कि ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पेपर समय देखना ही है, ठीक है ना। तो ऐसे आप एक डायरी बना लीजिए पतली सी, हो सके तो इतनी छोटी सी डायरी बनाए क्योंकि इतनी मोटी सी और इतनी छोटी पतली आती है, मोटी सी लीजिए और छोटी सी डायरी, तो इसलिए छोटी सी और मोटी सी लीजिए क्योंकि वो आपके पास रहे, जब भी रहे, जब भी आप कुछ पढ़ें तो आप उसमें नोट कर सके, ठीक। चलिए आगे बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि पश्चिम के भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, तो कहाँ कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मिनट में इसको तो महाराष्ट्र में सबसे पहले गुजरात से बात करते हैं क्योंकि पश्चिम की बात आ गई तो कहाँ से बात करते हैं, गुजरात से।
गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात में कांडला बंदरगाह। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पेपर सॉल्व करेंगे, बैक ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो आप गुजरात का कांडला बंदरगाह याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र का कौन सा याद कर सकते हैं? मुंबई। अब इधर गोवा का मुर्मू गांव बिल्कुल उस तरह वाला इस तरह वाला गांव नहीं लिखा रहता है, गांव बस लिखा रहता है। ठीक है, तो मुर्मू गांव कहाँ का है? गोवा का। तो गा से गोवा और गा से गांव, ऐसे याद कर लीजिए। ये वाला मतलब सरल होता है तो लोगों को याद हो जाता है आसानी से। क्या है? मुर्मू गांव। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं तेजी से चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को। महाराष्ट्र का एक और है, इधर ही लिखते हैं, जंजीरा बंदरगाह। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह के बंदरगाह पूछे जाने लगे हैं। किस तरह के? जंजीरा। अब महाराष्ट्र का मुंबई के आगे आप जंजीरा लिख लीजिए। कौन सा बंदरगाह? जंजीरा बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र पर ये स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र का जंजीरा बंदरगाह। ठीक है, अब फिर उसके बाद आते हैं केरल का। कौन सा होगा केरल का? तो आप सबको पता होगा कोचीन। ठीक है, केरल का कोचीन। अब ये पश्चिम के हैं, पश्चिम के इतने ही इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए। और चाहे एक और मतलब वो कर्नाटक का याद कर सकते हैं आप। कर्नाटक का कौन सा है? न्यू मंगलूर। कर्नाटक का न्यू मंगलूर। तो ये 1 2 3 4 5 राज्य भी हैं और 5 ही आपके बंदरगाह हैं। कौन कौन से? गुजरात का कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र का मुंबई या जंजीरा बंदरगाह, गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह, केरल का कोचीन, कर्नाटक का न्यू मंगलूर। ठीक है, तो आपको ये 5 ही याद करने हैं। किधर के? पश्चिम के कौन से याद करने हैं? ये 5 याद करने हैं। 5 में 1 2 कोचीन भी आप तीन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी चार कर लीजिए। गोवा का लगभग सबको पता रहता है कि मुर्मू गांव है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ये वाला बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, हाँ, लेकिन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, आइए पूरब की बात करते हैं, फिर यहीं से क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास अगले दिन के लिए। तो कहाँ है? पूर्व के प्रमुख बंदरगाह। चाहे पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कह लीजिए, चाहे पूर्व के कह लीजिए। तो पूर्व के कहाँ से शुरू करते हैं? जैसे विशाखापत्तनम कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। अभी मैं इनमें ये बताऊंगी कौन से प्राकृतिक हैं। ठीक है, तो विशाखापत्तनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हल्दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, लेकिन हल्दिया आपका कहाँ है? हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 2 हो गए। पारादीप भी मैंने बता दिया था आपको। पारादीप आपका कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। ये आपके पूर्व के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्व के कौन कौन से? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, जैसे कि कुछ लोगों को मतलब वेस्ट बंगाल नहीं पता होगा, तो पश्चिम बंगाल। पारादीप आपका उड़ीसा का है। ठीक है, तमिलनाडु का लगभग तो सबको पता है, एन्नौर लिख लीजिए। एन्नौर या इसे तूतीकोरिन भी कहा जाता है। तूतीकोरिन मतलब तमिलनाडु में ही है। चाहे आप इन्नौर याद कर लीजिए, चाहे तूतीकोरिन याद कर लीजिए, दोनों तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, तो ये 4 आपको पूरब के याद करने हैं और 5 आपको पश्चिम के याद करने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बस। और उसके आगे की क्लास आपको आगे मिलेगी, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपको। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सब बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अच्छा लगता है जब सपोर्ट मिलता रहता है, अच्छे कमेंट आते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आप लोग
वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने आस पड़ोस, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें आप उन तक पहुँचाइए। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे आप अपना सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। शुभ रात्रि आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। आप अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए। ये ज़िंदगी है, जीना तो पड़ेगा ही। मतलब ये जैसे वो गाना है, ये जिंदा है तो जीना तो पड़ेगा ही, ये जहर है तो पीना तो पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हर समस्या से लड़ने के लिए इंसान को ही बनाया गया है, क्योंकि इंसान ही ऐसा है जो विवेकशील है। बाकी तो सब मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ही हैं। बाकी इंसान एक ऐसा मतलब व्यक्ति है जिसको विवेक दिया गया है, जो सोचने समझने, कार्य करने से पहले सोच सकता है, कार्य करने के बाद सोच सकता है, पछतावा कर सकता है, अपनी बातों को दूसरों को बता सकता है, अपनी बातों की अपेक्षा उन्हें समझा सकता है। सब कुछ इंसान कर सकता है, बोल के, बतिया के, जो भी जैसे भी अपनी समस्याओं का हल निकालना होता है वो निकाल ही लेता है। तो आप भी मतलब लगे रहिए, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। बस इतना धैर्य बनाए रखिए। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है धैर्य बना के रखना। तो आप धैर्य बना कर रखिए, और समय के साथ सब कुछ होता है। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को।